हेलो पीपल, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के आगे के बचे हुए फाइनल 4 एपिसोड लेकर आ गए हैं हम आपके सामने। और जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें हम बता दें कि आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क एक एंथोलॉजी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और मोरल्स होते हैं। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी सीरीज़ मिस कर रहे हैं। 10वीं कहानी की शुरुआत होती है एरिक से। एरिक कहानी सुनाता है अपने दादाजी की, वो कहानी जो उसके दादा हमेशा उसे सुनाया करते थे। एरिक का कहना था कि परियों की दुनिया में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। कुछ होते हैं लेप्रिकॉन। लेप्रिकॉन बौने आकार के होते हैं और उनके कान नुकीले होते हैं। लेप्रिकॉन सौदेबाजी के लिए मशहूर होते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें कुछ दो और बदले में कुछ मांगो तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि आपने भी लेप्रिकॉन की कहानी सुनी होगी। अगर आपने बचपन में मोची और उसके जूतों की कहानी सुनी होगी तो वहाँ लेप्रिकॉन का जिक्र आता ही है। याद है वो मोची जो हर रात को अपने घर में कपड़े छोड़कर जाता था और जब वो सुबह आकर देखता था तो पाता था कि उन कपड़ों से सुंदर सुंदर जूते बने हैं। और एक रात जब वो और उसकी पत्नी छुपकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जूते कोई और नहीं लेप्रिकॉन बना रहे थे। जो छोटे छोटे कलाकार थे इनके कान नुकीले थे। तो लेप्रिकॉन एक काइंड के अच्छे क्रिएचर्स होते हैं जो सौदेबाजी के लिए मशहूर हैं, और अगर आप उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के भी लेप्रिकॉन्स होते हैं जो कि बुरे होते हैं। वो सौदेबाजी करते हैं उम्र का, शक्ति का और प्योरिटी का, यानी कि एक बुरी एंटिटी होती हैं, और इन्हें जाना जाता है बंशी के नाम पे। तो लेप्रिकॉन और बंशी की कहानी है ये 10वीं कहानी, जिसका नाम है द टेल ऑफ द जेक एंड द लेप्रिकॉन। कहानी की शुरुआत होती है जेक नाम के बच्चे को दिखाते हुए। जेक एक थिएटर आर्टिस्ट था और वो हॉलीवुड में बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता था, ये उसका सपना था। आज थिएटर में वो जिस प्ले को कर रहा था उस प्ले में उसके ऊपर एक गॉब्लिन हमला करेगा, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा है और गॉब्लिन उसके प्यारे कोमल दिल को चबाकर खाना चाहता है। जेक को इस गॉब्लिन से बचना था, लेकिन उसे बचाने के लिए आएगा एक अच्छा लेप्रिकॉन। लेप्रिकॉन और गॉब्लिन के बीच फाइट होगी, जिस बीच जेक को बचकर भाग जाना है। लेकिन जब ये पूरा प्ले हो रहा था तो जेक से गड़बड़ हो जाती है। भागने के दौरान वो गिर जाता है और ऐसे में पूरा प्ले खराब हो चुका था। जेक काफी ज्यादा एम्बेरस था, उसे लग रहा था कि वो कभी अच्छा एक्टर बन ही नहीं पाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ रिहर्सल थी ना, तो इतना दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। डायरेक्टर साहब जो कि इस प्ले में लेप्रिकॉन का भी रोल प्ले कर रहे थे, वो भी जेक को मोटिवेट करते हैं कि ये सब तो चलते फिरते रहता है बच्चे, अपने रिहर्सल्स पर ध्यान दो। यहाँ पे डायरेक्टर साहब हमेशा ब्रेक के दौरान एक खास टाइप की चाय पिया करते थे और जेक के मन में बहुत ज्यादा कौतूहल होता था कि ये कैसी चाय है जो डायरेक्टर साहब हमेशा पीते रहते हैं। डायरेक्टर साहब की सेक्रेटरी बताती है कि ये एक काइंड का एनर्जी ड्रिंक है। ये डायरेक्टर हमेशा पीता है क्योंकि इससे उसका दिमाग तरोताजा रहता है, और शायद यही कारण है कि वो इतने अच्छे अच्छे प्लेज लिख पाता है। अब जेक के मन में भी हल्का सा लालच आ जाता है कि काश ये भी वो चाय पी पाता तो शायद ये भी बहुत अच्छा एक्टर बन पाता। तो सेक्रेटरी से थोड़ी रिक्वेस्ट करने से उसे उस हर्बल चाय की रेसिपी भी मिल जाती है। अब इस हर्बल चाय के लिस्ट को लेकर वो जाता है पास के ही ग्रीन हाउस में, जहाँ पे हर्ब्स उगाई जाती थी। इस हर्बल हाउस का मालिक था एक छोटा सा प्यारा सा बौना आदमी। ये बौना आदमी जेक को बहुत ही प्यार से स्वागत करता है और अपना ग्रीन हाउस दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जेक की हर्बल चाय की रेसिपी की लिस्ट को देखता है वो धुतकार कर उसे भगा देता है। इतनी बेइज्जती करता है कि जेक को भी समझ नहीं आता कि सामान ही तो खरीदने आया था, इतना बिगड़ने की क्या जरूरत होती है। शायद इस बौने को ये नहीं पता कि ग्राहक भगवान होता है, लेकिन शायद ये बौना आदमी कुछ ऐसा जानता था जो जेक की मदद करने वाला था। खैर, रिहर्सल का अगला दिन था और आज उस प्ले के उस हिस्से को रिहर्स करना था जहाँ पर बच्चा लेप्रिकॉन के पास जाएगा और कहेगा कि मैं रोज़ रोज़ के गॉब्लिन के हमले से परेशान हो चुका हूँ, तो मुझे भी एक ताकतवर लेप्रिकॉन में कन्वर्ट करो ताकि मैं बार बार के हमले से बचूं और गॉब्लिन का सामना खुद से कर सकूं। जेक यहाँ पर इसी सीन को रिहर्स कर रहा था, पर वो थोड़ा नर्वस भी था। तो ऐसे में डायरेक्टर साहब जेक को कंफर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो 100 साल से थिएटर कर रहे हैं। ऐसे में जेक को भी खुद पर विश्वास करना चाहिए और आगे चलकर जेक बहुत अच्छा एक्टर बनेगा। जेक को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वो जेक से अपना हल्का सा हर्बल टी शेयर भी करते हैं। जेक तो काफ़ी खुश हो जाता है कि वाह, फ्री में हर्बल टी पीने मिल गई, यानी अब तो वो एक्टर बन के रहेगा। सीन की रिहर्सल शुरू होती है। जेक को कुछ डायलॉग्स थे जो बोलने थे और ये डायलॉग कुछ मंत्र थे जो ये लेप्रिकॉन पढ़ेगा और जेक को भी लेप्रिकॉन में कन्वर्ट कर देगा।
लेकिन जैसे जैसे लाइंस की रिहर्सल्स होती जा रही थी, बेचारे बच्चे जेक को ऐसा फील होता है जैसे उसकी आवाज़ मर्दाना होती जा रही है। वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी लाइंस को भी ठीक से नहीं बोल पाता है। डायरेक्टर साहब भी थोड़ा गुस्सा होते हैं और जेक को कहते हैं कि जेक को अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। शायद उसने अभी हर्बल टी पी है, इस कारण उसकी आवाज़ में ऐसा मॉड्यूलेशन फील हो रहा होगा उसे। लेकिन बात कुछ और थी। जब से जेक ने उस हर्बल टी को पिया था, उसे शरीर में अजीब सी खुजली भी महसूस हो रही थी, तो वो सेट को छोड़कर भाग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये अपनी कंप्लेन किसे बताए, तो वो फिर से ग्रीन हाउस में पहुंच जाता है, जहां पर वो बौना आदमी जैसे ही जेक को देखता है, खुद को दरवाजे के पीछे लॉक कर लेता है, जैसे वो जेक से मिलना ही नहीं चाह रहा है। जेक भी परेशान हो चुका था और वो उस बौने आदमी के घर के दरवाजे के सामने ही बैठ जाता है और दुखी होकर अपनी सारी कहानी बताने लगता है कि जब से उसने उस हर्बल टी को पिया है, उससे शरीर में अजीब सी सनसनाहट और सरसराहट फील हो रही है। उसकी आवाज़ भी मोटी होती जा रही है और शायद वो कभी एक अच्छा एक्टर बन ही नहीं पाएगा। अब ये बात सुनते ही बौने आदमी ने दरवाजा खोल दिया था। जेक उसके छोटे से घर के अंदर दाखिल होता है और इस बार बौना आदमी उससे बहुत प्यार से बात करता है। वो बौना आदमी पूछता है कि जेक को ये हर्बल टी किसने पिलाई, तो जेक बताता है कि उसे ये हर्बल टी पिलाई थी उसके डायरेक्टर साहब ने। बौने आदमी के मन में थोड़ा थोड़ा शक जाहिर होने लगता है। वो जेक को हिदायत देता है कि उसे किसी भी अनजान आदमी का दिया हुआ ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कुछ नशीली चीज भी तो हो सकती है ना। ये कहकर वो एक एंटीडोट बनाकर जेक को पिलाता है, जिससे जेक को थोड़ा बेहतर फील होता है। लेकिन अगले दिन की रिहर्सल में फिर से डायरेक्टर साहब जेक को जबरदस्ती वो ड्रिंक पिलाते हैं, ये कहकर कि उससे जेक के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। रिहर्सल फिर से शुरू होती है और फिर से जेक्स अपनी लाइंस को भूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फिर से महसूस हो रहा है कि उसकी आवाज़ मोटी मर्दानी होती जा रही है। और अचानक वहाँ पर एक पेड़ गिर पड़ता है। ये पेड़ सेट का ही एक हिस्सा था, तो ऐसे में डायरेक्टर साहब गुस्सा हो जाते हैं कि आर्ट डायरेक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, सेट के सामान यहाँ वहाँ गिर रहे हैं। ऐसे में फिर से उनकी रिहर्सल अधूरी रह जाती है और जेक अपनी लाइंस को फिर से कंप्लीट नहीं कर पाता। तो डायरेक्टर साहब जेक को कहते हैं कि वो अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करे, एक बार फिर से रिहर्सल करेंगे। लेकिन जेक जब बैक स्टेज जाता है तो वो देखता है कि ये पेड़ किसी और ने नहीं, उस बौने आदमी ने गिराया था जो ग्रीन हाउस की रखवाली करता था। और ये बौना आदमी जेक को एक शीशे के सामने खड़े करके कहता है कि अपने आप को देखो। जेक जब अपने आप को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके कान लंबे नुकीले हो चुके थे, जैसे कि धीरे धीरे सही में वो एक लैप्रिकॉन में कन्वर्ट होते जा रहा है। और अब बौना आदमी उससे कहता है कि उसे डायरेक्टर साहब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जेक का कहना था कि उसका करियर बनने वाला है, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा प्ले लिखे हैं और अगर वो अच्छे तरीके से इस किरदार को निभाएगा तो शायद वो एक सुपरस्टार बन सकता है। तो बौना आदमी जेक को कहता है कि अगर उसे डायरेक्टर पे भरोसा करना है तो पहले उसके बारे में पूरी बातें जान ले, और पूरी बातें जानने का एक ही तरीका है कि उन्हें डायरेक्टर साहब के कमरे में जाकर देखना पड़ेगा कि हकीकत में वो है क्या। दोनों छुपते छुपाते डायरेक्टर के कमरे में घुसते हैं, जहां जाना सभी को मना था। वो देख पाते हैं कि कमरे के कोने में जेक की फोटो लगी हुई है, जिस फोटो के सामने खूब सारी कैंडल्स जल रही है और काले जादू के खूब सारे सामान रखे हुए हैं। इसी के साथ एक कांच की शीशी में एक मेंढक भी रखा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वहाँ पे डायरेक्टर साहब आ जाते हैं, तो वो बौना आदमी और जेक बेड के नीचे छुप जाते हैं। और अब वो जो सच्चाई देखने वाले थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खसकने वाली थी। डायरेक्टर साहब अपने नकली कान, अपने पैर के जूते और अपने शर्ट को उतारते हैं और उनके कानों की जगह थे नुकीले भद्दे कान। पैर के नाखून इंच इंच लंबे थे, जैसे जमाने से इन्हें काटा नहीं गया, और शरीर में इतने सारे बाल थे कि अनिल कपूर भी फेल हो जाए। धीरे से जैसे तैसे वो बौना आदमी और जेक डायरेक्टर साहब के कमरे से निकलते हैं और अब बौना आदमी सारी सच्चाई जेक के सामने रखता है। वो जेक को बताता है कि उसका डायरेक्टर कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक दुष्ट बंसी है, जो कोई और नहीं, काले जादू के सहायता से जेक की आत्मा को चूसना चाहता है, क्योंकि सच्चे बच्चों की आत्माओं को हर 7 साल में वो चूसते हैं। इससे उनकी उम्र लंबी होती है और उनकी शक्तियाँ बनी रहती हैं। जैसे ही वो जेक की पूरी आत्मा को चूस लेगा, जेक एक मेंढक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक उस तरीके से जैसा मेंढक उन्होंने कमरे में देखा था, और शायद ये उसका कोई पुराना शिकार होगा। डायरेक्टर साहब हर समय जो हर्बल टी पीते रहता है, वो कोई और टी नहीं, एक रूपांतरण काढ़ा है, जिससे बंशी खुद को इंसानों के बीच मिला जुला रखते हैं। खुद को मिला जुला रखकर इंसान जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि जेक जब उस हर्ब्स की रेसिपी लेकर ग्रीन हाउस में आया था,
तो इस बौने आदमी को लगा कि जेक भी कोई रूपांतरण काढ़ा बनाना चाहता है, यानी जेक भी कोई बंशी है। यही रीज़न था कि बौने आदमी ने जेक को लताड़ के भगा दिया था और अब जेक को डायरेक्टर जबरदस्ती धीरे धीरे उस काढ़े को पिला रहा है ताकि धीरे धीरे रूपांतरण का असर जेक के ऊपर भी होने लगे। और हर बार डायलॉग्स जो वो बोलता है वो कोई डायलॉग्स नहीं है, वो असली के मंत्र हैं जो जेक अनजाने में पढ़ रहा है और धीरे धीरे वो खुद को रेडी कर रहा है रूपांतरण के लिए। यही कारण था कि पहली बार तो जब वो डायलॉग पढ़ रहा था वो खुद ही भाग गया, लेकिन दूसरी बार जब वो डायलॉग पढ़ रहा था तो बौने आदमी ने पेड़ को गिरा दिया ताकि वो डायलॉग्स यानी कि वो मंत्र कंप्लीट ना हो। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद जेक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसकी जान को खतरा है। ऐसे में वो बौने से कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को और पुलिस को बताएगा, लेकिन बौने आदमी कहता है कि ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, माँ बाप उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और पुलिस तो होती ही निकम्मी है, तो ऐसे में उन्हें ही कुछ करना होगा। लेकिन कैसे कर सकते थे? कल तो फाइनल प्ले होने वाला है और कल तो पूरा डायलॉग जेक को बोलना ही पड़ेगा, यानी पूरे मंत्रों का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा और शायद वो हमेशा के लिए रूपांतरित होकर मेंढक बन जाएगा। लेकिन बौने आदमी के होते हुए ये होना संभव नहीं था। वो दिलो जान से जेक की रक्षा करना चाहता था। तो अगले दिन जैसे ही प्ले शुरू होता है वो जेक को कुछ जिंदा मकड़ियाँ पिलाता है ताकि ये जिंदा मकड़ियाँ जेक की हिम्मत बढ़ा सके। इसी के साथ में वो जेक को 2 हिदायत देता है। पहली हिदायत कि चाहे कुछ भी हो जाए मंत्र यानी अपने डायलॉग्स का उच्चारण नहीं करना, और दूसरी हिदायत इस बंशी यानी अपने डायरेक्टर से नजर नहीं हटाना, क्योंकि जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घट। जेक स्टेज पे जाता है। डायरेक्टर साहब जो लेप्रिकॉन का रोल प्ले कर रहे थे वो जेक को डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन जेक तो डायलॉग्स बोल ही नहीं रहा था, वो उल्टे सीधी बातें कर रहा था, जिससे डायरेक्टर साहब को समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ काला है। ऐसे में वो यहाँ वहाँ उछलने लगते हैं। वो इतनी फुर्ती से यहाँ वहाँ उछल रहे थे कि जेक के लिए काफी मुश्किल था उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना। और इसी के बाद अगले ही पल वो बंशी यानी कि वो लेप्रिकॉन यानी कि डायरेक्टर जेक की आंखों से ओझल हो चुका था। जेक समझ गया था कुछ तो गड़बड़ होने वाली है क्योंकि आई कांटेक्ट टूट गया है। और अगले ही पल डायरेक्टर साहब अपने असली बंशी के अवतार में आ चुके थे। ऑडियंस तो यहाँ पे ताली बजा बजा के कूद रही थी कि वाह क्या सीन है, कितना मजेदार प्ले है। लेकिन बैक स्टेज पे खड़े हुए क्रिएटर्स ये देखकर हैरान थे कि सीन को इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज क्यों किया जा रहा है। क्या कोई ऐसा सीन है जो वो रिहर्सल करना भूल गए थे? लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा था वो हकीकत में हो रहा था और वो ऑडियंस और क्रिएटर्स की समझ से परे था। बंशी यहाँ पे अपने फुल अवतार में आ चुका था और वो पूरे मंत्रों का उच्चारण करके पूरी ताकत के साथ जेक को एक मेंढक में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो प्रोसेस वो स्लो करना चाह रहा था, जो प्रोसेस वो चाह रहा था कि धीमे धीमे हो और जेक भी उसमें उसका साथ दे, अनजाने में ही सही, वो फोर्सफुली उसने कर दिया था। पूरी ऑडियंस के सामने जेक एक मेंढक में कन्वर्ट हो चुका था और ऑडियंस को अभी भी ये सब मजेदार लग रहा था क्योंकि उन्हें ये प्ले का पार्ट लग रहा था। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। स्टेज पे अचानक से वो बौना आदमी आ जाता है और वो बौना आदमी बंशी का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन बंशी की ताकत अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अग्नि प्रहार करने लगता है बौने आदमी की तरफ और बौना आदमी बचने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट में वो उस लूप होल को यूज़ करता है जो बरसों से हर इंसान यूज़ करते आया है कि बंशी भी लेप्रिकॉन होते हैं और लेप्रिकॉन सौदेबाजी को नहीं कर सकते। तो ऐसे में बौना आदमी तुरंत अपनी जेब से एक सांप को निकालता है और बंशी की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं तुमसे सौदा करता हूँ, इस सांप को रखो और जेक की जिंदगी वापस कर दो। अब बंशी चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो बाउंड था, तो ऐसे में उसे सौदेबाजी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सांप को लेकर गायब हो जाता है और अगले ही पल मेंढक बना जेक जिंदा हो चुका था। ऑडियंस फिर से तालियां बजाने लगती हैं कि क्या मज़ेदार प्ले था और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो सच में हो रहा था। खैर जो भी हो, जेक एक सुपरस्टार बन चुका था क्योंकि उसका प्ले इतना निराला जो था, और निराला हो भी क्यों ना, असली के बंशी और लेप्रिकॉन और कन्वर्जन से वो जूझ रहा था। जेक का करियर 7वें आसमान में पहुंच चुका था और बौना आदमी भी जेक के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी सक्सेस की स्टोरी खुद लिखिए,
किसी दूसरे की सक्सेस को मिमिक करने की कोशिश न कीजिए। किसी के साथ किसी पर भी अंधा विश्वास न करें। अगर कोई तुम्हें खाने पीने की चीज़ दे रहा है तो पहले ठोक बजा कर देख लें कि वो चीज़ सही है भी या नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी फिर से एरिक ही सुनाने वाला था और एरिक की कहानी का नाम था द टेल ऑफ द डार्क म्यूजिक। इस कहानी की शुरुआत होती है एंडी नाम के बच्चे को दिखाते हुए जो न्यूज़पेपर फेंक रहा था। अब एंडी के माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका था, पापा तो अलग हो गए थे, तो एंडी और उसकी छोटी बहन छुटकी अपनी माँ के साथ ही रहते थे। माँ की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, तो ऐसे में परिवार को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एंडी भी पेपर बेचने का काम किया करता था। थक हार कर जब वो अपने घर में आता है तो उसकी माँ तो उससे बहुत प्यार से व्यवहार करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन छुटकी उसे ज़रा भी भाव नहीं देती थी। उसकी नज़रों में उसका बड़ा भाई एक निकम्मा है जो पेपर बेचने का काम करता है, न पढ़ाई लिखाई में अच्छा है न किसी काम में अच्छा है, तो वो भर भर के अपने भाई की बेइज्जती करती थी। जवाब देने का मन तो एंडी को भी करता था, लेकिन छोटी बहन है, अभी नासमझ है, ये सोचकर हमेशा वो उसको छोड़ दिया करता था। एंडी और उसकी माँ के पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं था। लकीली दूर के कोई अंकल खत्म हो जाने के कारण उनका घर एंडी की मम्मी को मिल चुका था, तो आज वो इस नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन उनके पड़ोसी बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर के नहीं थे। वो घर के सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन सामानों को उठाने में एंडी और उसकी फैमिली की मदद नहीं कर रहे थे। एंडी की मम्मी एंडी को कहती है कि वो बेसमेंट में जाए और वहाँ की सफाई करके आए, लेकिन दोस्तों एंडी को अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता था और इस बात का भी छुटकी मजाक उड़ाने लगती है। अंधेरे से डर लगता है बड़ा या बड़ा भाई बनने के लिए। एंडी को फिर से बुरा लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, छोटी बहन है, ना समझ है, तो मन मारकर ही वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। बेसमेंट में उसे एक बहुत पुराना रेडियो सेट दिखता है। मजे की बात ये थी कि ये रेडियो सेट वर्किंग कंडीशन में था, तो कुछ फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के बाद गाने की मधुर आवाज आने लगती है और एंडी इस गाने की आवाज में खो जाता है। वो ये ध्यान नहीं देता कि पीछे एक दरवाजा है जो बार बार खुलने की कोशिश कर रहा है, और जब तक एंडी की नजर उस तरफ जाती वो दरवाजा खुल चुका था और उस दरवाजे से दो भयानक लाल आंखें एंडी की तरफ ही घूर रही थी। उस दरवाजे से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है एंडी, पर मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं खिलाओगे क्या? अब इस चीज को देखकर एंडी की तो दुनिया ही हिल चुकी थी। वो तुरंत सर पे पैर रख के छत की तरफ भागता है उस रेडियो को ऑफ करके और अपनी माँ को सारी बातें सच सच बताता है। उसकी माँ भी झाड़ू वस्त्र लेकर नीचे उतरती है और उस बंद कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो बंद कमरा कुछ और नहीं, एक अलग से खाली कमरा था जो किसी भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। तो ये देखकर एंडी की मम्मी बहुत खुश हो जाती है कि इतने बड़े घर में उन्हें फिर से एक छोटा स्पेयर कमरा मिल गया जो उन्हें किसी न किसी काम में तो इस्तेमाल आ ही जाएगा। लेकिन एंडी की छोटी बहन फिर से एंडी का मजाक उड़ाने लगती है कि डरपोक कहीं का रेडियो चला के गाना सुन रहा होगा, उल्टी पुल्टी चीज सुनाई दे दी होगी और भूत भूत बोल के चिल्ला रहा है। वंस अगेन एंडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन छोटी बहन थी, ना समझ है, सोचकर वो छोड़ देता है। नेक्स्ट सुबह एंडी फिर से पेपर बांटने का काम करने के लिए जाता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा था, नागा नहीं मार सकता था। लेकिन आज रास्ते में उसे घनी जुल्फों वाला अपना पड़ोसी बुली पकड़ लेता है। बुली बहुत ही दुष्ट लड़का था और जैसा कि नाम ही बुली है, उसे लोगों को बुली करना बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी बहुत एंडी का पिटाई करता है, क्योंकि एंडी एक नाजुक लड़का था, उसका सामना तो करेगा नहीं। एंडी को समझ नहीं आता कि किस खुशी में मेरी पिटाई हो रही है, लेकिन ये बुली लड़का कुछ बताता नहीं है, उसे तो बस एंडी को पीटने में मजा आ रहा था। एंडी ऑलरेडी पिटाई खाकर बहुत ज्यादा अपसेट था। घर जाता है तो उसकी बहन वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थी और एंडी का फिर से मजाक उड़ा रही थी। उसकी मम्मी एंडी को काम देती है कि नीचे जाए और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर आए। अब एंडी को फिर से बेसमेंट में जाने से डर लग रहा था, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और पिछली रात कुछ अजीब आवाजें भी आ रही थी। तो वो बेसमेंट में जाता है। खुद को बिजी रखने के लिए वो टेप रिकॉर्डर में कुछ गाने बजा लेता है और जैसे ही गाने की आवाज पूरे कमरे में फैलती है, अपने आप ही उस कमरे का दरवाजा खड़बड़ाने लगता है और खुलने की कोशिश करने लगता है। अब एंडी को डर बहुत ज्यादा लग रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि पीछे पलट कर ना देखे, लेकिन अचानक एक प्यारी सी आवाज एंडी का ध्यान खींच लेती है। एंडी, तुम मेरे दोस्त बनोगी? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और अगर तुम मेरी दुनिया में आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी। ये आवाज़ आ रही थी पीछे खड़ी एक डॉल से, जो डॉल निकल कर आई थी उस बंद दरवाजे से। एंडी तो जैसे उस डॉल की आवाज़ में खो चुका था। वो उस डॉल के हाथों में हाथ देकर एक नई दुनिया बसाने जा रहा था, लेकिन अचानक
एंडी की माँ ऊपर से एंडी को आवाज़ देने लगती है, लेकिन एंडी तो इतना ज़्यादा मदहोश था कि वो उसकी माँ की बातों का जवाब दे ही नहीं रहा था। तो ऐसे में माँ एंडी को डराने के लिए कमरे की लाइट ही ऑफ कर देती है। अब बिजली कट होते ही पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और टेप रिकॉर्डर भी बंद हो गया था और वो डॉल चीखते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। तब जाके एंडी हकीकत की दुनिया में वापस आता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ, वो क्या करने जा रहा था। लेकिन हाँ, उसकी मम्मी ऊपर से आवाज़ दे रही थी, तो वो भागते हुए ऊपर के कमरे में जाता है। बहन फिर से मजाक उड़ा रही थी कि कहाँ खो गया था बड़े भैया, कहाँ था, मम्मी तो कब से आवाज़ दे रही थी। अब एंडी फिर से बेइज्जती के घूंट पी के रह जाता है, क्योंकि छोटी बहन थी, ना समझ है, कुछ कर नहीं सकता। अगले दिन जब वो फिर पेपर बांटने के लिए जाता है तो इस बार न्यूज़पेपर को वो इतने ज़ोर से फेंकता है कि वो बुली की बाल्टी गिर जाती है। अब वो बाल्टी में पानी डाल के पोछा लगा रहा था और पूरे पोछे का पानी उसके बालों में गिर चुका था, तो उसके हेड एंड शोल्डर से क्लीन किए हुए बाल गंदे हो गए थे। गुस्से में बुली एंडी को जोर जोर से दौड़ाने लगता है, इतने जोर से दौड़ाने लगता है कि एंडी भागते भागते अपने घर की बेसमेंट में छुप जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, अगर बेसमेंट के बाहर निकला तो बुली उसकी चटनी बना देगा और अगर बेसमेंट के अंदर रहा तो अंधेरा उसे खा जाएगा। पर एंडी को लगता है बाहर जाके मरने के बजाय अपने घर में मरना बेहतर है, तो ऐसे में वो शांति से बेसमेंट में ही छुपे रहता है। थोड़ी देर तक खटखटाने के बाद बुली भी वहाँ से जा चुका था, लेकिन अब बेसमेंट से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मन में बहुत सारे वहम और डर हावी हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल देखता है कि ये तो छुटकी थी जो उसे जानबूझकर डराने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रही थी। तो थोड़ा सा अपनी बहन को वो डांट लगाता है कि वो ये सब हरकतें क्यों कर रही थी, लेकिन बहन तो सर पे चढ़ी हुई बिगड़ैल लड़की थी। वो एंडी से कहने लगती है, सीधा सीधा बोलना कि तेरे को डर लग रहा था, जब मम्मी तो घर पे है नहीं तो तुम्हें ही खाना बनाना है और तुम्हें ही कपड़े धोने हैं। तो ऐसे में एंडी अपने कामों में लग जाता है, बहन को खाना बना के खिलाता है, जिसके बाद फिर से वो बेसमेंट की तरफ जाता है कपड़े धोने के लिए। अंधेरे से बचाने के लिए और अपना ध्यान हटाने के लिए वो फिर से म्यूजिक ऑन कर लेता है और जैसे ही म्यूजिक ऑन होता है वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। इस बार उस दरवाजे की पार की दुनिया में एंडी को हर वो चीज़ दिख रही थी जिसका कभी उसने सपना देखा था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से कभी पा नहीं पाया। हर वो फन वर्ल्ड फेयर, डिज्नीलैंड, वो सारी खूबसूरत जगह जहाँ जाना कभी एंडी का सपना था, वो उसे दिख रही थी। और दरवाजे के पार से एक आदमी एंडी को हाथ देकर बुला रहा था। एंडी फिर से मदहोश हो चुका था और वो उस आदमी के हाथ में अपना हाथ दे ही चुका था कि वो आदमी एक कंकाल में कन्वर्ट हो जाता है। एंडी को पूरी ताकत से अपने तरफ खींचने लगता है और कहने लगता है, बरसों से भूखा हूँ और आज मेरी भूख शांत होगी। एंडी समझ गया था कि वो बहुत बुरा फंसा है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उस आदमी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगता है, लेकिन शक्तियाँ इतनी तेज थी कि एंडी को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। एंडी हवा में लेविटेट करने लगता है। खुद को बचाने के लिए वो टेबल को पकड़ लेता है, लेकिन अभी भी शक्तियाँ उसे अपनी तरफ खींच ही रही थी। फिर से बचने के लिए वो टेप रिकॉर्डर को पकड़ लेता है, लेकिन शक्तियाँ इतनी ज्यादा तेज थी कि टेप रिकॉर्डर के साथ वो भी खींचा जाता है। लेकिन जैसे ही टेप रिकॉर्डर की वायर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से दूर होती है, म्यूजिक बंद हो जाता है और म्यूजिक बंद होते ही दरवाजा भी बंद हो गया था। और अब एंडी को सारा खेल समझ में आ जाता है। ये दरवाजा तभी खुलता है जब आसपास कोई म्यूजिक चल रहा हो। तो तुरंत एंडी इस बात को अपनी मम्मी को बताना चाहता था कि उनके घर में एक सुपरनैचुरल फिनोमिना हो रहा है। वो तुरंत घर से बाहर भागता है और अपनी साइकिल को लेकर जाने ही वाला था कि वो बुली लड़का यहाँ पे आ जाता है। वो पिछली बेइज्जती का बदला लेना चाहता था जब गंदा पानी उसके सिर पर गिरा था। एंडी उस बुरी लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी मम्मी से जरूरी बात करना है। पर ये लड़का इतना ज्यादा बदतमीज था कि एक चलती ट्रक के सामने एंडी की साइकिल को फेंक देता है। पूरी साइकिल चकनाचूर हो चुकी थी और वो बुली लड़का एंडी को कहता है कि अब पैदल ही जाके पेपर बांट ले। एंडी का तो दिल ही टूट गया था। वैसे तो वो बहुत शरीफ लड़का था और अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए वो साइकिल से पेपर बांटने का काम करता था, लेकिन अब साइकिल ही टूट गई। ऐसे में वो क्या करेगा? वो बदला लेने पे और उल्टा जवाब देने पे यकीन नहीं रखता था, लेकिन इस समाज ने उसे बुरा बना दिया। तो ऐसे में वो परफेक्ट प्लान बनाता है इस बुली लड़के को सबक सिखाने के लिए। वो बेसमेंट के कमरे में हर जगह स्पीकर सेटअप करता है। उन स्पीकर्स में जोर जोर से गाना बजा देता है और उसके बाद जानबूझ के खड़े हो जाता है बुली लड़के के सामने में। उसे पता था कि बुली लड़का उसे देखते ही मारने के लिए तो आएगा ही, तो भागते भागते ट्रिक करके वो उसे बेसमेंट में ही बंद कर देता है। बेसमेंट में चल रही आवाज़ों के कारण ऑब्वियसली वो दरवाज़ा खुलेगा और उस बुली लड़के को अपने साथ ले जाएगा। 5-10 मिनट बाद एंडी जब उस कमरे में दाखिल होता है तो उसे वो बुली लड़का कहीं नहीं दिखता, लेकिन बेसमेंट में एक साइकिल खड़ी हुई थी, जो साइकिल बिल्कुल न्यू थी।
और बेसमेंट के उस बंद दरवाजे से आवाज़ आ रही थी, मेरी भूख शांत हो गई है एंडी, बस मुझे ऐसे ही खाना खिलाते रहो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखकर एंडी की आंखों में चमक आ चुकी थी। वो सारा खेल समझ चुका था कि म्यूजिक को प्ले करते ही ये दरवाज़ा खुलेगा। इस दरवाजे में उसे किसी जिंदा इंसान को फीड करना है और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। जैसे इस बुरी लड़के ने उसकी साइकिल को तोड़ी थी और अब उसके सामने चमचमाती साइकिल खड़ी थी। एंडी के दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि नई चीज़ क्या मांगूं, और अचानक उसकी बहन की छत से आवाज आती है कि वो डरपोक लड़के कहाँ गया, मम्मी ने खाना बनाने को बोला था, खाना बनाया भी है कि नहीं। एंडी फिर से म्यूजिक प्लेयर प्ले कर देता है। तो क्या वो अपनी बहन को इस दरवाजे को खिलाने वाला था? ये सोचकर मिडनाइट सोसाइटी के सारे बच्चों की सांस रुक जाती है, लेकिन एरिक मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में एंडी सिर्फ अपनी बहन को डराने के लिए म्यूजिक ऑन करता है और उस दरवाजे को खोलकर दिखाता है कि वहाँ से एविल एंटिटीज आती थी। इतना डरने के बाद उसकी बहन कभी भी अपने बड़े भाई की बेइज्जती नहीं करती। उसे अपना सबक मिल चुका था। और यहाँ पर कहानी में एक पहलू हमारे सामने आता है। एंडी के मम्मी के अंकल, जिनका ये घर हुआ करता था, वो वास्तव में कोई भी काम नहीं करते थे। पूरे के पूरे घर वाले भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि बिना काम किए भी ये आदमी इतना अमीर कैसे है। और उनके मरने के बाद ये घर एंडी और उसकी फैमिली को मिल गया था। लेकिन अब ये राज एंडी के पास आ गया है। उनके बेसमेंट में एक सुपर नेचुरल दरवाज़ा था जो इंसानी ज़िंदगी लेने के बाद मनचाही इच्छाएं देता था। और शायद यही कारण था कि एंडी के अंकल इतने सालों तक बिना कुछ काम किए अमीर थे। और ये सॉलिड ट्रिक अब एंडी को पता चल गई है। एंडी इस चीज़ का कैसे यूज़ करेगा, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये तो कहानी में नहीं बताया जाता, लेकिन ये बताया जाता है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। 12वीं कहानी का नाम था द टेल ऑफ द प्रॉम क्वीन। इस कहानी की शुरुआत होती है हमें कब्रिस्तान को दिखाते हुए। कब्रिस्तान में डीडी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की एक कब्र को विजिट करने आई थी। वो कब्र पर फूल वगैरह रखी रही थी कि उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे से गुजर के जा रहा है। कुछ खरोचने की आवाजें, कुछ चीखने की आवाजें, अजीब सी सुपरनेचुरल चीजें वो फील कर पा रही थी। वो जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान से निकलना चाहती थी कि उसके रास्ते को रोक देते हैं प्यारे और मोहन नाम के दो लड़के। पता चलता है कि ये सारी आवाजें और हरकतें वही दोनों कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों लड़के काफी ज्यादा शैतान थे और उन्हें मजा आता था अकेले आए लोगों को सताने में। तो जब उन्होंने देखा कि डीडी यहाँ पर अकेले कब्रिस्तान विजिट करने आई है, तो वो डीडी को भी डराने के लिए आ गए थे। अब प्यारे यहाँ पर काफी ज्यादा प्यारा था, थोड़ा माइल्ड था, थोड़ा जेंटल था, लेकिन मोहन काफी ज्यादा नटखट था। वो प्रैंक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बातचीत के दौरान पता चलता है कि डीडी इस शहर में नई नई आई है और थोड़े आगे बातचीत होने पे पता चलता है कि इन तीनों बच्चों का शौक भी काफी सिमिलर है। इन्हें भूतिया कहानी पढ़ने का शौक है, लेकिन ये भूतों पर विश्वास नहीं करते। हाँ, इन्हें भूतिया चीजें जानना अच्छी लगती हैं, लेकिन उन चीज़ों को चैलेंज करके उनकी सच्चाई को पता लगाने में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो झटपट तीनों में दोस्ती हो जाती है। प्यारे और मोहन को तो एक नई साथी मिल गई थी और डीडी थी भी इतनी सुंदर कि मन ही मन वो शायद ये भी सोच रहे हो कि डीडी होगी किसी और की, हमें तो इसे बीवी बनाना है। तो इम्प्रेस करने के लिए वो डीडी को तमाम भूतिया कहानी जो उन्हें पता थी बताने लगते हैं। लेकिन डीडी को हर भूतिया कहानी पहले से ही पता थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ने की शौकीन थी। अब उसे प्यारे और मोहन अपने शहर की ही एक सच्ची घटना बताने लगते हैं, जो जाहिर सी बात है डीडी को नहीं पता होगी, क्योंकि डीडी इस शहर से तो है ही नहीं। वो डीडी को बताने लगते हैं कि उनके शहर में जूडी नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसे प्रॉम क्वीन कहा जाता था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स जीते थे और वो रिकी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। प्रॉम की रात को वो रिकी के साथ ही प्रॉम में जाना चाहती थी, लेकिन रिकी उस रात में आया ही नहीं। तो ऐसे में जूडी का एक एक्सीडेंट हुआ और वो उस रात को मर गई। तब से लेकर आज तक हर रात को उसी प्रॉम वाले दिन जूडी यहाँ पर रिकी का इंतजार करती है, पर रिकी कभी नहीं आता। लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में जूडी को कब्रिस्तान के बाहर खड़ा देखा है। अब ये काफी अच्छी मिस्ट्री थी जो ये तीनों दोस्त अग्री करते हैं सॉल्व करने के लिए कि आखिर जूडी हर साल यहाँ पर क्यों आती है और रिकी उस रात को आया क्यों नहीं। वो सोचते हैं कि पुलिस थाने में जाते हैं, क्योंकि पुलिस थाने की रिपोर्ट्स में तो सब कुछ लिखा ही होगा। लेकिन पुलिस वाले इन बच्चों को इतनी आसानी से 50 साल पुराना केस थमा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ऐसे में डीडी उन्हें सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो लाइब्रेरी जाएं
और पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स को खंगाल कर देखें। तो बस तय होता है कि लाइब्रेरी में जाएंगे और न्यूज़ आर्टिकल्स में देखेंगे कि असली में उस केस की सच्चाई क्या थी। तीनों बच्चे लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। हर न्यूज़ आर्टिकल को वो खंगाल कर देख चुके थे। अंत में उन्हें एक ऐसा आर्टिकल मिलता है जिसमें जूडी की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जूडी प्रॉम की रात को रिकी का वेट कर रही थी, पर रिकी हकीकत में वहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसे जूडी का कोई लेटर या मैसेज मिला ही नहीं था। रिकी की मम्मी नहीं चाहती थी कि रिकी प्रॉम नाइट में जाए, इसलिए जूडी ने जो लेटर रिकी के लिए छोड़ा था उसकी मम्मी ने कभी रिकी को दिया ही नहीं। और बाद में जब जूडी की मौत हो गई तो रिकी इतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ कि वो अपनी कार लेकर ब्रिज से नीचे कूद गया। शायद वो गिल्ट में खुद की जान ले लिया। अब ये बात जानकर तीनों बच्चों की आंखों में चमक हो गई। उन्हें समझ में आया कि रिकी कोई विलन नहीं था, बस उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली थी कि उसे जूडी को पिक करने जाना है। ऐसे में वो सोचते हैं कि क्यों ना वो उस तालाब के पास जाएं जहाँ रिकी ने अपनी ही जान दी थी और वहाँ पे जाकर रिकी की आत्मा को समन करे और उसे इस गिल्ट से फ्री करे कि उसके कारण जूडी की जान गई थी। तो वो सभी एक बोट लेकर उस तालाब के पास जाते हैं और रिकी को समन करने लगते हैं। यहाँ पे जूडी, प्यारे और मोहन हाथ पकड़कर एक गोला बनाते हैं, जिसके बाद जूडी कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और रिकी की आत्मा को बार बार बुलाती है। उसे पूरी कहानी बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जूडी तुमसे अभी भी प्यार करती है और अभी भी प्रॉम वाली रात में वो तुम्हारा इंतजार करती है। तो आओ और उसकी आत्मा को फ्री करो। प्यारे और मोहन को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन हाँ, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि जूडी तो भूतों पे विश्वास नहीं करती है, तो वो इतनी सिंसियरिटी के साथ इस समन को परफॉर्म क्यों कर रही है। अगले ही पल उन्हें पानी में कुछ बुलबुलों की आवाज़ आती है। वो जब पीछे पलट कर देखते हैं तो हकीकत में पानी से कुछ बुलबुले ऊपर आ रहे थे, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाह रहा हो। अब शुरू में तो वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि प्यारे को लग रहा था कि मोहन कोई शरारत कर रहा है, लेकिन मोहन यकीन दिलाता है कि भाई ये कोई प्रैंक नहीं है, हकीकत में यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। अब जैसे तैसे वो बोट को चालू करने की कोशिश करते हैं, पर हॉरर मूवीज़ का रूल है कि सही समय पे न गाड़ी चालू होती है, न बोट और न मोटर। तो वो हाथ से ही चप्पू चलाकर जैसे तैसे तालाब के किनारे आते हैं। वो बबल्स और बुलबुले अभी भी इनकी बोट का पीछा कर रही थी। खैर सही समय पर वो किनारे आ चुके थे और ये बबल्स से उनकी जान जाने से बचती है। लेकिन अभी भी प्यारे, मोहन एक दूसरे को ही दोष डाल रहे थे कि तूने किया, नहीं तूने किया, तेरे कारण ये सब हुआ है। डीडी जैसे तैसे इन लोग को शांत करती है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, हो सकता है रात में कोई मछली सांस लेने के लिए ऊपर आई हो। वो इस बात को समझ जाते हैं और अब अपना अगला प्लान एक्टिवेट करने जाते हैं। नटखट मोहन सभी को सजेस्ट करता है कि आज ही वो रात है जिस रात को जूडी की आत्मा कब्रिस्तान के बाहर रिकी का वेट करती है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार वहाँ पर जूडी को खड़े देखा है, तो चलो आज वो भी कब्रिस्तान में छुप कर देखें कि जूडी दिखती कैसी थी। तीनों फिर से मस्ती आते हुए पहुँच जाते हैं कब्रिस्तान में। आधी रात को वो वेट करने लगते हैं घुप अंधेरा होने का और वेट करने लगते हैं जूडी को देखने का। काफ़ी रात हो जाती है, 12 से 1 बज जाते हैं, लेकिन उस कब्रिस्तान में कोई भी आत्मा अपीयर नहीं होती है। प्यारे और मोहन तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि भाई डेट तो सही है ना, सही समय पे तो हम आए हैं ना। लेकिन अगले ही पल उन्हें सही में एक लड़की दिखती है जो सफ़ेद रंग का घूंघट डाले हाथ में दिया लिए कब्रिस्तान के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक जिन भूतों की दुनिया को वो मजाक समझते थे, जिन सुपरनेचुरल चीज़ों को वो लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, वो सारे ज्ञान धरे के धरे रह गए। उनके सामने एक सच की आत्मा थी जो कि गेट की तरफ जा रही थी। शायद ये जूडी थी जो अपना अधूरा प्यार पाना चाह रही थी। लेकिन मोहन यहाँ बैठा हाके लगा के हंसने लगता है। पता चलता है कि ये कोई और नहीं, मोहन का छोटा भाई। मोहन ने जानबूझकर डीडी को और प्यारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा प्रैंक सेटअप किया था। वो सभी ठहाके लगा के हंसने लगते हैं, लेकिन प्यारे का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका था। उसे ऐसे घटिया मजाक की उम्मीद नहीं थी, वो भी रात को 1 बजे, जब वो अपनी नींद चैन को त्याग कर यहाँ पर सिर्फ जूडी की आत्मा को देखने के लिए आया है। लेकिन अब क्या हो सकता था, मजाक तो मजाक है और मजाक को बुरे तरीके से लिया नहीं जाता। लेकिन अब चीज़ें मजाक से हटकर हो रही थी। उन्हें दूर धुआं आते नजर आता है, जिस धुएं के बीच एक चमचमाती कार कब्रिस्तान के तरफ ही आ रही थी। प्यारे तो मोहन का गला पकड़ लेता है कि सच बता, ये भी कोई प्रैंक है
ये कार भी तूने सेटअप की होगी, ये धुआं भी तूने ही लगाया होगा। लेकिन अब तो मोहन की पैंट भी गीली हो गई थी, क्योंकि ये सब उसने नहीं किया था। अब जो कुछ हो रहा था वो हकीकत का हो रहा था। वो कार कब्रिस्तान के पास आकर रुकती है। कार में एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था, जो शायद रिकी होगा, जो शायद आज अपनी प्रॉम क्वीन को लेने आया होगा। और अब जो होने वाला था वो देखकर प्यारे और मोहन शायद भूतों पर यकीन भी करने लगेंगे। डीडी, जो अभी तक उनकी दोस्त बनने का नाटक कर रही थी, उसने अपने बाल खोल दिए थे और अगले ही पल वो एक खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट हो गई थी। डीडी कोई और नहीं, जूडी ही थी, वो आत्मा जो पिछले 50 साल से रिकी का कब्रिस्तान में वेट कर रही थी कि वो आएगा और उसे लेकर जाएगा। जूडी पलटकर प्यारे और मोहन का धन्यवाद करती है। उसके चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल थी। वो प्यारे और मोहन को कहती है कि पिछले 50 सालों से वो बस इस कब्रिस्तान में कैद थी, लेकिन कभी भी कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि आत्माएं तब तक बाहर नहीं आती जब तक उन्हें कोई बुलाए नहीं। प्यारे और मोहन ने मस्ती मजाक के बहाने ही उससे दोस्ती कर ली और उसे पूरा शहर घुमाया। यही रीज़न था कि वो रिकी की कब्र, यानी उस तालाब के पास जहाँ रिकी डूब के मर गया था, वहाँ जा पाई। रिकी को अपने दिल की बातें बता पाई कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और वो अभी भी उसका वेट कर रही है। और इसीलिए रिकी आज यहाँ पर आया। यानी इतना दिन तक उनकी आत्माएं दूर दूर से तड़प रही थी और आज उनकी आत्माओं को एक होने का मौका मिला है। तो ऐसे में जूडी उस कार में बैठ जाती है और रिकी के साथ कब्रिस्तान से बाहर चली जाती है। तो प्यारे और मोहन यहाँ पे बस अपना हाथ हिलाते रह जाते हैं जूडी को बाय करने के लिए। जिस डीडी को वो अपनी बीवी बनाना चाहते थे और अपने दिल पर राज करवाना चाहते थे, वो तो किसी और दिलवाले की दुल्हनिया निकली। इस तरीके से ये कहानी एंड होती है, ये सिखाते हुए कि भले एक दिन के लिए ही सही अपनी दोस्ती को जी जान से निभाओ। तो अब हम आ चुके हैं इस सीरीज के सबसे लास्ट एपिसोड की तरफ, एपिसोड नंबर 13, जिसकी कहानी का नाम है द टेल ऑफ द पिनबॉल विज़र्ड। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले सीजन के सबसे महंगे एपिसोड्स में से एक है। इसकी शूटिंग भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक चली थी और इसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कलाकारों की जरूरत पड़ी थी। तो चलिए इस थ्रिलिंग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमें रॉस नाम के एक बच्चे को दिखाते हुए, जिसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। और ये शौक नहीं, अब एडिक्शन बन चुका था। एडिक्शन इस लेवल तक जा चुका था कि वो अब घर से पैसे मांगता था तो उसे पैसे नहीं मिलते थे। तो ऐसे में मॉल में जो विशिंग वेल्स होती है, जिसमें लोग विश मांग के सिक्के फेंकते हैं, वो वहाँ से सिक्के चुराने का काम करता था। कभी कभी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता था और उसे पकड़ने के लिए भागता था। लेकिन अब रॉस को चाहिए था पैसे कमाने का कोई और जरिया। तो ऐसे में वो मॉल में ही उपस्थित मिस्टर ऑल्सन की दुकान में पहुंच जाता है। मिस्टर ऑल्सन एक क्रिएटर थे। वो बहुत सारे वीडियो गेम्स को खुद क्रिएट करते थे और उनके वीडियो गेम्स की शॉप भी थी। तो रॉस जब मिस्टर ऑल्सन के पास जाता है, मिस्टर ऑल्सन उसे लताड़ के भगा देते हैं, क्योंकि वो रॉस जैसे बदतमीज बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये बच्चे उनकी शॉप में काम करने आते थे, लेकिन उनका असली मकसद होता था फ्री में वीडियो गेम खेलना। तो मिस्टर ऑल्सन कोई भी असिस्टेंट नहीं रखना चाहते थे, लेकिन रॉस यकीन दिलाता है कि वो ईमानदारी से काम करेगा। उनके पिछले असिस्टेंट स्टीव की तरह काम नहीं करेगा, जिस पर मिस्टर ऑल्सन का कहना था कि स्टीव भी फ्री में वीडियो गेम खेलना चाहता था, इसलिए वो इस दुकान में काम करने आया था और उन्होंने स्टीव को लात मार के इस दुकान से निकाल दिया। लेकिन रॉस यहाँ पर हाथ पैर जोड़कर मिन्नत करने लगता है कि उसे ये नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मिस्टर ऑल्सन अब किसी और पर विश्वास नहीं करने वाले थे। लेकिन रॉस भी जिद्दी लड़का था, वो दुकान में खड़े ही रहता है और मिस्टर ऑल्सन उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रॉस बड़ा ही बदतमीज बच्चा था। वो यहाँ वहाँ सामानों को बिना परमिशन के ही छूने लगता है और इस दौरान उसकी नज़र पड़ती है एक ढके हुए गेम स्टेशन पर। ये गेम स्टेशन न्यू था जिसे मिस्टर ऑल्सन डिज़ाइन कर रहे थे और जैसे ही रॉस उस वीडियो गेम को छूने लगता है, मिस्टर ऑल्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो रॉस को धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि आइंदा उनकी दुकान में घुसने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन रॉस ठहरा अक्खर ढीठ। वो लंच टाइम तक मिस्टर ऑल्सन की दुकान पर ही खड़े रहता है और जैसे ही लंच टाइम पर मिस्टर ऑल्सन दुकान से निकलते हैं, वो फिर से मिस्टर ऑल्सन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। वो इस बार मिस्टर ऑल्सन को कुछ ऐसी बातें बोलता है जो मिस्टर ऑल्सन को इम्प्रेस कर देती है। वो मिस्टर ऑल्सन से कहता है कि आप 1-1.5 घंटा लंच के लिए बाहर रहते हैं, ऐसे में बिजनेस का कितना ज्यादा लॉस होता है, तो आप एक काम करिए कि आप सिर्फ लंच टाइम के लिए मुझे असिस्टेंट रख लीजिए। 1.5 घंटे की जॉब करूंगा, जिसके बाद कमाए हुए पैसे से पैसे देकर गेम्स खेलूंगा। अब ये बात मिस्टर ऑल्सन को जच जाती है। वो रॉस के हवाले दुकान कर देते हैं, लेकिन उसे 2 हिदायत देते हैं। पहली हिदायत कि मेरा विश्वास मत तोड़ना
और दूसरी हिदायत वो गेम जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसको छूना मत। ये दोनों बात को ही रॉस मान जाता है। उसे मनचाही नौकरी मिल गई थी तो और क्या चाहिए। कुछ समय बीतते जाते हैं और रॉस के अंदर की खुदबुदाहट बढ़ने लगती है। उसका मन नहीं मानता और वो पहुंच जाता है वो काम करने जो उसे करने से मिस्टर ऑल्सन ने सख्त मना किया था। वो पहुंच जाता है उस छुपे हुए गेम को खेलने के लिए। ऑलरेडी विशिंग वेल से उसने बहुत सारे सिक्के तो चुरा ही लिए थे, तो उन सिक्कों को डाल डाल कर वो एक एक करके उस न्यू गेम के हर लेवल को खेलने लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब खेलते खेलते रात हो जाती है। वो डरते डरते दुकान से बाहर निकलता है। पूरा का पूरा मॉल बंद हो चुका था। एक आदमी भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था और अब रॉस की पैंट गीली होने वाली थी। उसे लग रहा था कि घर जाएगा तो मम्मी पापा तो बहुत पीटेंगे, लेकिन पीटेंगे तो तब ना जब इस मॉल से बाहर निकल पाएगा। अचानक मॉल में टेलीफोन की एक घंटी बजती है। वो भागते हुए टेलीफोन को उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, उम्मीद करता हूँ तुम इस गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। रॉस इससे पहले कि कुछ समझ पाता मॉल में पूरी लाइट्स जल जाती है। एक प्यारी सी म्यूज़िक पूरे बैकग्राउंड में बजने लगती है और सारे एस्केलेटर्स भी चलने लगे थे। अचानक आसमान से सिक्कों की बौछार होने लगती है। जो सिक्के गिर रहे थे मॉल के बीचों बीच बने विशिंग वेल में। अब आदत से मजबूर रॉस भागने लगता है और उस विशिंग वेल से गिरे हुए सारे सिक्कों को जमा करने लगता है। फ्री का पैसा वैसे भी वो क्यों छोड़ेगा। लेकिन तभी उसे मॉल में घूमता हुआ एक आदमी नजर आता है जिसने काला सूट पहना हुआ था, काली हैट पहनी हुई थी। रॉस की जान में जान आती है कि चलो कोई आदमी तो मॉल में है। वो जाता है उस आदमी से बात करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि ये कोई जिंदा आदमी नहीं, एक रोबोट है। और अगले ही पल वहाँ पे रोबोट्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी जो रॉस को खत्म करना चाहती थी। वो रॉस का हाथ पकड़ती है जिससे रॉस काफ़ी डर जाता है और इस छीना झपटी में उस रोबोट का हाथ ही अलग हो जाता है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये रोबोट पानी को पार नहीं कर पाते थे, यानी कि पानी इनकी कमज़ोरी थी, जो कि रॉस भी समझ जाता है। तो विशिंग वेल का पानी वो उस पर छिड़कने लगता है और जल्दी जल्दी रोबोट्स से बचने की कोशिश करता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मॉल में ये रात में क्या तांडव चल रहा है, वो कहाँ फंस गया है। और अचानक उसे ऊपर की फ्लोर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वो लड़की रॉस को कहती है कि जल्दी से इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट करो वरना तुम इसमें ही फंसे रह जाओगे। रॉस को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उन्हें किन लोगों से बचना है और क्या करना है। बार बार वो उन रोबोट्स से बचने की कोशिश कर रहा था और अचानक आवाज़ आती है लेवल 1 कंप्लीट हुआ। जिसके बाद वो एस्केलेटर से मॉल के सेकंड फ्लोर पर आता है, जिस सेकंड फ्लोर में उसे वही लड़की मिलती है जो उसे चिल्लाकर कुछ कुछ हिंट्स दे रही थी। और अब इस लड़की के थ्रू रॉस को पता चलता है कि ये पूरा माजरा चल क्या रहा है। सोफी रॉस को बताती है कि ये सब एक गेम है, अगर रॉस को बचना है तो इस गेम से जिंदा निकलना होगा। हर मॉल का एक फ्लोर गेम के एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले फ्लोर में उसका सामना हुआ था रोबोटिक आर्मी से, जिससे बचकर उसे दूसरे फ्लोर में पहुंचना था। रिवार्ड के तौर पर उसे मिलेगा एक क्राउन, जिस क्राउन को लेकर जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचेगा तो उसका सामना होगा एक दुष्ट विच से। तो इस दुष्ट विच से लड़ते हुए उसे क्राउन की रक्षा करनी है, जिसके बाद सेकंड लेवल वो जीत जाएगा और उसे मिलेगा एक सिंहासन। और इस बार उसे सिंहासन और क्राउन दोनों की रक्षा करनी है और तीसरे लेवल पर उस सिंहासन में बिठाकर सोफी को उस क्राउन को पहनाना है। लेकिन इस थर्ड लेवल में उसका सामना होगा दुष्ट राक्षस और पहलवानों से। यानी हर लेवल में कुछ ना कुछ जीतने को मिलेगा और किसी न किसी से सामना करना पड़ेगा। पर जीत तब होगी जब वो खुद की भी रक्षा कर पाएगा, सोफी की भी रक्षा कर पाएगा और आखिरी लेवल पे सोफी को रियल में क्वीन बना पाएगा। बिना किसी सवाल के रॉस हर लेवल को क्रॉस करना शुरू करता है। रोबोट से लड़ते ही रॉस के पास अपने आप एक क्राउन आ चुका था, तो अब वो सोफी को बचाते हुए और क्राउन को बचाते हुए विच का सामना करता है। विच की भी कमजोरी पानी ही थी, जिसके बाद जैसे तैसे वो तीसरे लेवल तक पहुंचता है। तीसरे लेवल पर उसे एक क्राउन और सिंहासन दोनों मिल चुका था। अब बस देरी थी तो सोफी को उस सिंहासन में बिठाकर उसे क्राउन सौंपने की, ताकि वो इस गेम से आज़ाद हो सके। लेकिन तीसरे लेवल पर उसका इंतज़ार कर रहा था एक खतरनाक जादूगर और एक पहलवान। जादूगर ने सोफी को किडनैप कर लिया और पहलवान हाथ धो के पीछे पड़ गया रॉस के पास। पहलवान का शरीर इतना बड़ा था और उसके पास इतने खतरनाक हथियार थे कि रॉस उससे हार जाता है
और हारते ही रॉस पहुंच जाता है पहले लेवल पर। रॉस बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो तीसरे लेवल पर पहुंचता था बार बार पहलवान से हारता और बार बार पहले लेवल पर ही पहुंच जा रहा था। वो जैसे तड़प रहा था इस गेम से बाहर निकलने के लिए और जीतने के लिए। तो फाइनली वो लगाता है अपना दिमाग। वो ले लेता है एक पिचकारी जिसमें वो भर लेता है खूब सारा पानी, क्योंकि सभी क्रिएचर्स और इस गेम के सभी कैरेक्टर पानी से डरा करते थे। और अब अपने पिचकारी अस्त्र का यूज़ करते हुए वो सभी को हराते जाता है। लास्ट में पहलवान उसकी पिचकारी को फेंक देता है, लेकिन रॉस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अपनी जेब से निकालता है एक छोटी बंदूक जिससे निकलता था पानी, और ये पहलवान भी पिघलकर पानी पानी हो जाता है। फाइनली रॉस सोफी का दिल जीत लेता है, उसे सिंहासन पर बिठाता है, उसे क्राउन भी पहनाता है। लेकिन ये क्या, गेम तो फिर शुरू हो चुका था। लेकिन इस बार तो रॉस जीत चुका था ना, तो फिर गेम फिर से शुरू क्यों हो रहा है? और अचानक मॉल के आसमान से उसे नजर आती है दो काली काली आंखें जो उसे ही देख रही थी। ये काली आंखें किसी और की नहीं, मिस्टर ऑल्सन की थी। और मिस्टर ऑल्सन एक भयानक हंसी हंस रहे थे, जैसे वो रॉस की स्थिति को देखकर मज़े ले रहे हों। वो रॉस को कहते हैं, अब जिंदगी भर के लिए फ्री गेम्स एंजॉय करो बच्चों। और इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वास्तव में मिस्टर ऑल्सन एक विच थे जो मॉल में काम करते थे। मिस्टर ऑल्सन वीडियो गेम्स को डिज़ाइन करते थे, जिन वीडियो गेम्स में सच का जादू होता था। रॉस के मन में शुरू से ही खोट था। मिस्टर ऑल्सन ने उसे समझाया था कि वो उसे नौकरी देंगे, लेकिन उसे किसी भी चीज़ को छूना नहीं है और मिस्टर ऑल्सन का विश्वास नहीं तोड़ना है। लेकिन रॉस ने एग्जैक्टली वही किया जो उसे करने से मना किया गया था, और अंजाम क्या हुआ? वो परमानेंटली गेम में फंस गया। तो ये लास्ट कहानी एक क्लासिक फोबिया को एड्रेस करता है जो हमारे पेरेंट्स को होता है कि बच्चे अगर ज़्यादा गेम खेलेंगे तो शायद उस गेम के कैरेक्टर बन जाएंगे, और यही दिखाया गया है रॉस के थ्रू। इसी के साथ ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी भी किसी के विश्वास को ना तोड़ो। अगर कोई इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी पर कुछ छोड़ कर गया है तो उस जिम्मेदारी को पूरी करो, या तो कह दो कि तुम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। साथ ही अगर कोई चीज़ तुम्हें छूने से मना की जाती है तो बिना उसके आगे पीछे की कहानी जाने अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के सीज़न 1 के ऑल ओवर 13 एपिसोड्स की कहानी। अगर आपको ये एंथोलॉजी सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसके 7 सीज़न हैं। हम सभी सीज़न को 1 बाय 1 लेके आएंगे, और पर्सनली मेरी माने तो मुझे ये सारी कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।